निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपचय, ज्वालामुखी क्रिया। अब आप इसको पढ़ के बताइए ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि नहीं। सेम कॉपी पेस्ट। देखिए दूसरा क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है। सेम कॉपी पेस्ट है कि नहीं। पृथ्वी के कार्बन चक्र कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ते हैं। अभी मैं इसका आपको प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूँ। ये देखो 2014 में आया। कार्बन चक्र कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान है, ज्वालामुखी क्रिया, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण। सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट। ऑप्शन भी सेम, ज्वालामुखी क्रिया, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैव पदार्थ का क्षेत्र। जय हिंद दोस्तों, हम यूपीएससी के पीवाईक्यूज कर रहे थे जिसमें हमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का सब्जेक्ट कंप्लीट करना था। इसमें हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना लिया है कल। आज उसके आगे के हमें पीवाईक्यू करने हैं। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी ऑलरेडी कंप्लीटेड है। बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी माध्यम के लिए चल रहा है। आप अगर विजिट करेंगे तो आपकी मतलब की सारी चीजें फ्री मिल जाएंगी। 2015 से हमें करना है आज। देखते हैं कितने हो पाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। पारितंत्र किसे कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन ये है। एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय होता है पारितंत्र। दूसरा कह रहा है पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित होता है। तीसरा कह रहा है जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। चौथा कह रहा है किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात की स्थिति को पारितंत्र कहते हैं। तो सी वाला आंसर ज्यादा सही है कि जीवों का समुदाय और साथ में पर्यावरण का भी महत्व इसमें है। पारितंत्र का मतलब क्या है? जीव और पर्यावरण दोनों वहां हैं उपस्थित, तो उसे पारितंत्र बोलेंगे, ये इकोसिस्टम बोलेंगे। आपके चैप्टर में, आपके नोट्स में पहली हेडिंग यही डिफिनेशन लिखी होगी। ठीक है। एक और परिभाषा है, उसको भी पढ़ लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र भूतल के निश्चित क्षेत्र को धारण करने वाली एक आधारभूत कार्यशील इकाई होती है जिसके अंतर्गत जैविक व अजैविक संगठनों के जैविक व अजैविक संगठनों के सकल समुच्चय तथा किसी निश्चित समय इकाई के अंतर्गत उनकी आपसी अंतरक्रिया सम्मिलित है। तो इनको याद रखिएगा, जैविक अजैविक संगठक और निश्चित समय इकाई के अंतर्गत उनकी अंतरक्रिया भी याद रखिएगा। ये वर्ड्स बहुत महत्वपूर्ण है। जैविक घटकों के अंतर्गत वनस्पति और प्राणीजात दोनों आते हैं। अजैविक घटकों में प्रकाश, जल, तापमान, मिट्टी, ये सब चीजें आती हैं। ठीक है। तो पृथ्वी पर सबसे बृहद तंत्र जैव मंडल है। जैव मंडल के अंतर्गत जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल तीनों आते हैं। अगर हम इसको जल मंडल माने, इसको हम स्थल मंडल माने और इसको हम वायुमंडल माने, तो ये तीनों का जो समन्वय होगा तो उसे बोलेंगे जैव मंडल। ठीक है। 2014 का क्वेश्चन देख लेते हैं, पहला वाला। अच्छा, ये भी देख लो कि जो ए वाला है उसे क्या बोलेंगे? तो ए वाले को बोलेंगे पारस्परिक निर्भर जीव, एक दूसरे पर निर्भर। ठीक है। ऐसे बी वाले को क्या बोलेंगे? जैव मंडल। बी वाले को क्या बोलेंगे? जैव मंडल। और डी वाले को बोलेंगे वायु। इनकी भी जो डिफिनेशंस है वह याद रखिए, अगर अगली बार आए तो आपको पता रहे। इन चारों के डिफिनेशंस हैं। ठीक है, मैंने बता दिया। आप चाहें तो बैक जाकर फिर से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। 2014 में आया क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को योगदान करते हैं? तो कौन कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलती है? तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं, तो श्वसन के जरिए ये काम होता है। दूसरा, जो ज्वालामुखी होती है ना, तो ज्वालामुखी आप जानते हैं अंदर से बहुत कुछ निकलता है, उसमें से जलवाष्प भी निकलता है। क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। उसके अंदर से सल्फर के भी पार्टिकल्स निकलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें से निकलती है, तो ज्वालामुखी क्रिया होगा। तीसरा है जैव पदार्थ का क्षय। आप जानते हैं जैव पदार्थ, यही कोयला, पेट्रोल भी देख लो, ये भी जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ठीक है, कार्बन छोड़ता है। ठीक है, तो ये तीनों इसमें आएंगे। प्रकाश संश्लेषण का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं आंसर कौन सा सही होगा। इसमें 1 2 4 है, तो 1 2 4 सी वाले में है। आंसर सी इसका सही होगा। ये रिपीट भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। कार्बन चक्र हो गया, फास्फोरस चक्र पे ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है, हमने अभी देखा था कल वाले वीडियो में। सल्फर चक्र है, आपका वाटर चक्र साइकिल है, आपका नाइट्रोजन चक्र है। ये सब चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में ऑलरेडी दिए होंगे या नोट्स में दिए होंगे, पढ़ के जाइए। कार्बन साइकिल एक भू जैव रासायनिक चक्र है जिसके द्वारा कार्बन का जैव मंडल, भूमंडल, मृदा मंडल, जल मंडल और पृथ्वी के वायुमंडल के साथ आदान प्रदान होता है।
या जैव मंडल उसके समस्त जीवों के साथ कार्बन के पुनर्नवीकरण और पुनर्प्रयोग को अनुमत करता है। कार्बन चक्र की खोज प्रारंभिक रूप से किसने की थी? हमें इम्पोर्टेंट नहीं, हमें इम्पोर्टेंट है ये वाला। श्वसन के जरिए, ज्वालामुखी के जरिए, जीवाश्म ईंधन के जरिए, जैव पदार्थ के जरिए और पेट्रोलियम परिष्करण ऑयल रिफाइनिंग जो होता है उसके तहत भी निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ठीक है, 2013 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? फिर से पढ़ लो क्वेश्चन, क्योंकि इन्वायरमेंट के क्वेश्चन थोड़े से अलग टाइप के होते हैं। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारणों से घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? क्या कीटों एवं कवकों के कारण, क्या सीमित सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों की कमी के कारण, क्या जल की सीमाओं एवं आग के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर सी है, जल की सीमाओं एवं आग के कारण हम प्रतिस्थापित नहीं करते हैं। ठीक, तो घास स्थलीय बायोम की यह विशेषता है कि यहाँ घासों को वृक्ष प्रतिस्थापित नहीं कर पाते। इसका मुख्य कारण इस बायोम में कम वर्षा होने से सीमित मात्रा में जल की उपलब्धता का होना है। जल के अभाव में यहाँ वृक्ष बहुत ही सीमित मात्रा में छितरे हुए पाए जाते हैं। छितरे मतलब अलग अलग, दूर दूर बिखरे हुए। इन घास स्थलों में आग लगने की बारंबारता भी उच्च होती है, जिसके परिणाम स्वरूप सीमित मात्रा में उगे हुए वृक्ष जलकर पुनः समाप्त हो जाते हैं, अनुक्रमण पुनः प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है, आप उस चैप्टर में पूरा वृक्ष बायोम पढ़ें, पूरा घास स्थल वाला बायोम पढ़ें, पूरा मरुस्थल पढ़ें, पूरा जल वाला पढ़ें। यानी 4 चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है यूपीएससी के लिए। एक तो पारिस्थितिकी तंत्र वाला, दूसरा जैव विविधता वाला, तीसरा क्लाइमेट चेंज वाला और चौथा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी महत्वपूर्ण है। ऐसी कौन से क्षेत्र हैं, इसके बाद आप ये देखिए ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां ये बायोम पाया जाता है। क्या सवाना वाले में पाया जाता है, क्या पंपास में, या कैंपास में, या अन्य जगह पे कहाँ पाया जाता है, डाउन्स में, कहाँ इस तरह का बायोम पाया जाता है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? तो कौन है ऐसा जो जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? तो इसका आंसर होगा बी, जो आपका पारिस्थितिक निके है। निके, निकेत भी बोलते हैं कुछ लोग निके बोलते हैं। कर्मता तो मत याद रखिएगा, ठीक है। पारिस्थितिक जो ये वर्ड कर्मता लिखा है इसको भूल जाना, इंग्लिश में याद कर लेना, वरना आने वाले समय में आप भी कहोगे कि सर समझ में नहीं आया था एग्जाम में। ठीक है, तो जो मैं बताता हूँ ना, मैं भी प्योर हिंदी बोल रहा हूँ, मुझे बहुत हिंदी पसंद है। मेरी सारी सोशल मीडिया अकाउंट्स हिंदी में है, मैं हिंदी में वार्तालाप करता हूँ। आप टेलीग्राम पर देखिए, मैं हिंदी में सब कुछ लिखता हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ आपको अंग्रेजी की शब्द याद हो यूपीएससी में, वरना आप सच में पिछड़ जाओगे और फिर आप कहोगे कि हुआ नहीं। तो इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस, टेक, ये ऐसी जगह हैं जहां आपको इंग्लिश के वर्ड अवश्य याद होने चाहिए। और निकेत तो बहुत ज्यादा, ये निस भी लिखा है, निस भी बोलते हैं, निकेत भी बोलते हैं, हालांकि लास्ट में टी नहीं लिखा है, फिर भी निकेत बोलते हैं। इंग्लिश ऐसे ही है। चलिए पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये निके। पारिस्थितिकी निके अथवा निस जो भी बोलते हैं, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीनेल्स ने किया था, हमें जानने की कोई आवश्यकता नहीं किसने किया था। इन्होंने विभिन्न प्रकार की जातियों एवं उपजातियों की स्थानीय वितरण अवस्था का इसी के माध्यम से निरूपण किया था। निकेत को क्या बोलते हैं, आवास के जैसे कंसीडर करते हैं कि ये इसका निकेत है, यानी निके है, यानी ये यहाँ पर रहता है। तो वह स्थान जहाँ जीव निवास करते हैं आवास कहलाता है। आवास स्पष्ट भौतिक गुणों से युक्त होता है। भौतिक गुण मतलब दीवारें होंगी या पेड़ पौधे होंगे या दिखता होगा, जिसमें वनस्पति तथा प्राणी जीवन के प्रबल रूप में सम्मिलित होते हैं। जबकि किसी भी जीव का पारिस्थितिकी निकेत विभिन्न स्थितियों, सहनशीलता, संसाधनों के उपयोग की क्षमता तथा पारिस्थितिकी तंत्र में इसकी अभिलाक्षणिक भूमिका को दर्शाता है। प्रत्येक जीव का एक विशिष्ट निकेत होता है ये।
तथा कोई भी दो जातियां एक ही निकेत में नहीं रह सकती। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे अपने नोट्स याद आ गए जहां मैंने ये लाइन लिखी है अपनी नोट्स में बाईं साइड वाले पेज पे, कि प्रत्येक जीव का एक विशिष्ट निकेत होता है तथा कोई भी दो जातियां एक ही निकेत में नहीं रह सकती। ये स्टेटमेंट में आएगा, आपका वहां पर भरतनाट्यम शुरू हो जाएगा। भरतनाट्यम वहां शुरू ना हो, गरबा शुरू ना हो, तो इसको क्लियरली दिमाग में बिठा लीजिएगा। संक्रमिका, इकोटोन। अब देखो निकेत समझ लिया तो आपको इकोटोन भी समझना चाहिए। पहला क्वेश्चन हम करके आए थे, वहां 3-4 शब्द समझे थे, बायोम, पारिस्थितिकी, ठीक है, और समुदाय, या एक और दो वर्ड थे। यहाँ हमने निकेत समझ लिया, हमें इकोटोन समझना है। इकोटोन क्या होता है? तो दो या दो से अधिक विविध समुदायों के मध्य भौगोलिक संक्रमण क्षेत्र को संक्रमिका कहते हैं। संक्रमिका को ही इकोटोन बोलते हैं। दो या दो से अधिक विविध समुदायों के मध्य जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसको क्या बोलेंगे? इकोटोन बोलेंगे। जैसे घास स्थल एवं वन के बीच का क्षेत्र, एक तरफ घास है एक तरफ वन है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि एक बाउंड्री होगी कि इधर वन होंगे इधर घास होगा। कुछ संक्रमण हो जाएगा ना, कि पहले खूब वन है, धीरे धीरे वनों की संख्या घटी और घास स्थल की संख्या बढ़ने लगी। तो जहां पर घास स्थल और वन दोनों बराबर बराबर मात्रा में कह सकते हैं पाए जाएंगे, या दोनों सही मात्रा में पाए जाएंगे, उसे इकोटोन बोल देंगे। समुद्री कोमल तल प्राणियों तथा कठोर तल प्राणियों के बीच का क्षेत्र। अब कोमल तल वाले और कठोर तल वाले, तो दो प्रकार के प्राणी जहां रहते हैं, दो प्रकार की वनस्पतियां जहां रहती हैं, उसे इकोटोन बोलेंगे। गॉट इट? यस, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? पारितंत्रों की घटती उत्पादकता, तो सबसे ज्यादा उत्पादकता किसकी होगी? क्या महासागर की, क्या मैंग्रोव की? ये दो ही हैं, या तो महासागर की या मैंग्रोव की। सबसे कम किसकी होगी? मैंग्रोव की या झील की या महासागर की या घास स्थल की? सबसे कम उत्पादकता। अब आप दिमाग लगाओ, अगर आप आईक्यू भी अपना यूज करोगे ना, अपना दिमाग यूज करोगे, मुझे नहीं पढ़ा, अब आप बताओ उत्पादकता किसकी सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा उत्पादकता है मैंग्रोव की, उसके बाद घास स्थल की, फिर झील की, फिर महासागर की। महासागर में कभी उत्पादित हुई चीजें देखी हैं? पढ़ लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार उत्पादन की दर उत्पादकता कहलाती है। तो उसके अंदर कितना जैव भार है, कितना उसके अंदर चीजें हैं। उत्पादन की दर की घोतक होती है। उत्पादन का कार्य प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण द्वारा होता है। सर्वोच्च उत्पादकता महासागरीय मिलन स्थलों यानी ज्वार नदबुक जहां मैंग्रोव होते हैं वहां पाई जाती है, जहां पर यह 10 से 25 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन होती है। उच्च उत्पादकता का द्वितीय क्षेत्र उष्ण आर्द्र वनावरण है, फिर छिछली झीलें हैं, फिर आर्द्र घास क्षेत्र है, फिर गहरे कृषि के क्षेत्र हैं जहां पर उत्पादकता 3 से 16 ग्राम होती है। इसके बाद गहरे महासागर, रेगिस्तान और आर्कटिक क्षेत्र है। अब देखो आर्कटिक में पूरा बर्फ जमा है, तो वहां कहाँ से कोई उत्पादकता होगी? कोई घास घास पेड़ कुछ उगेंगे? नहीं उगेंगे। रेगिस्तान में देख लो, आपको कैक्टस जैसे पेड़ कांटेदार मिल जाएंगे, बाकी नहीं मिलेंगे। बहुत दूर दूर तक घास नहीं होगी, पेड़ नहीं होंगे। गहरे महासागर में कहाँ से पेड़ आ जाएगा? आप समझ सकते हो, थोड़ा बहुत वो जो पॉलिप्स वगैरह हैं वो भले आ जाएं, ठीक है, जिसके ऊपर लक्षद्वीप बसा है, लेकिन इतनी ज्यादा उत्पादकता थोड़ी है। पूरे महासागर में पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी देखा होगा। तो कॉमन सेंस से भी हो सकता था। और देखो यहाँ महासागर सिर्फ एक वाला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एक ऑप्शन में ही लास्ट में है, बाकी मैंग्रोव तो पेड़ होते ही हैं। झील में आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा घास फूस खड़ी मिलती है, पॉलिप्स मिलते हैं। घास स्थल में तो घास पूरी घास स्थल ही है। तो ऐसे भी क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन सही हो जाते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप इस तरीके से करने जाएं। पहले आप देख लें, आपसे अगर नहीं हो रहा है लास्ट टाइम पे आप ये बुद्धि अपनी यूज करिएगा। बस ये सोच कर मत जाइएगा कि आपकी बुद्धि है ही नहीं। आप ये सोच के जाओ कि मेरे पास बहुत बुद्धि है, मैंने बहुत पढ़ा है, क्वेश्चन मैं देखूंगा और उसे टैकल कर लूंगा, ठीक है। लेकिन ध्यान से कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा नहीं करना है। समस्त विश्व की औसत नेट प्राथमिक उत्पादकता 303 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष है, नहीं पूछा जाएगा। ये वाला तो हमने कर ही लिया, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन, आप देख रहे हैं ना पीवाईक्यू से कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यस, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाता है? जीव अपघटक कौन से जीव कहलाएंगे? क्या विषाणु, क्या जीवाणु, क्या कवक? कौन है जो जीव अपघटक कहलाते हैं? पहली बात तो अपघटक पता होना चाहिए कौन से हैं।
तो इसमें बी वाला जो आंसर है वह सही होगा। बी में क्या है, 2 और 3, यानी कवक और जीवाणु। इधर जिस प्रकार उत्पादकता के लिए संश्लेषण एवं निर्माण क्रिया होती है, उसी प्रकार अपघटन भी एक महत्वपूर्ण क्रिया है जिसमें अपघटकों द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों को कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा अकार्बनिक पोषक तत्वों में विभक्त किया जाता है। जैसे मान लो एक पेड़ था, गिर गया, अब वो धीरे धीरे गल जाएगा, सड़ जाएगा, ठीक है। उसी समाप्त होने की प्रक्रिया अपघटक कहलाती है। तो उत्पादन होता है किसी चीज का, फिर अपघटन हो जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को संपादित करने वाले जीवों को अपघटक कहते हैं, ठीक है। अपघटक जीवों के अंतर्गत जीवाणु, कवक, केचुआ, केचुआ की खाद भी आप देखे होंगे, कई गांव वाले जो लोग हैं उन्हें पता है केचुआ की खाद भी बनती है। विशेष प्रकार के कीट एवं घोंगे इत्यादि को शामिल किया जाता है। तो अब तो रट लो इसे, दोबारा आए तो आपको वहां सोचना ना पड़े। टाइम इज मनी। सामान्यतः अपघटक मृत पदार्थों को तोड़ते हैं, परंतु वे जमीन पर पड़े जीवित पदार्थों का भी अपघटन कर सकते हैं। विषाणु अपघटक नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन। पारितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती हैं जिससे जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। क्या खाद्य श्रृंखला ये है? खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। क्या एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है? खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है। कौन सा सही है? आप लोग भी पढ़ा करें, आंसर दिया करें, बात को तो मैं बताता हूँ, इसलिए मैं ये छुपा के लाता हूँ, इसको पहले बंद करता हूँ आपके आंसर्स, जिससे आप देख ना पाए, आप अपना भी मूल्यांकन कर लें। तो केवल एक सही है। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिससे जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, मैं फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी आती है वो कितनी होती है, ठीक है। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जीव मंडल में एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा के स्थानांतरण के क्रम को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला का उदाहरण घास, जैसे घास को कौन खाता है? कीट खाते हैं। कीट को कौन खाता है? मेढक। मेढक को कौन खाता है? सर्प। सर्प को कौन खाता है? बाज, ठीक है। तो दूसरा गलत है क्योंकि खाद्य श्रृंखला किसी एक जाति की समष्टि नहीं पाई जाती है। थर्ड वाला क्यों गलत है? क्योंकि प्रत्येक जीव की संख्या जो दूसरों द्वारा खाई जाती है पोषण स्तर कहलाता है, ना कि खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला एक क्रम का निर्देशन करती है, ना कि जीवों की संख्या का। इसलिए पहला वाला सही है। आपको कमेंट सेक्शन में वह बताना जो मैंने पूछा, एक जगह से दूसरी जगह जाने पर कितनी ऊर्जा ट्रांसफर होती है। 2012 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा? यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए, पूर्णतया नष्ट लिखा है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा। इनमें से कौन से कारण होंगे? केवल एक और दो, केवल दो, केवल तीन, एक, दो, तीन, तीनों। तो 2 और 3 तो नहीं होगा, 1 और 2 होगा। महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा, इसका कोई लेना देना नहीं है। जल घनत्व का क्या ही लेना देना होगा, लेकिन जो खाद्य श्रृंखला है उस पर प्रतिकूल प्रभाव अवश्य पड़ेगा, और जो कार्बन सिंक है उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अगर पादप प्लवक होते ना, पादप मतलब जैसे पेड़ मान लो, अपने पेड़ क्या कहते हैं? कार्बन को खींचते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। वैसे पादप प्लवक जो हैं वह भी कार्बन को खींचते हैं। अब वही नहीं होंगे तो कार्बन क्या होगी? कार्बन महासागर के रूप में, सॉरी, महासागर के अंदर नहीं जा पाएगी, यानी पेड़ महासागर में जो है वह कार्बन को सिंक नहीं कर पाएंगे, तो वहां कार्बन जो एटमॉस्फेयर है वहीं रहेगी, तो इस प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है। और खाद्य श्रृंखला भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ना। मान लो अभी जो पेड़ हैं अपने या जो पौधे हैं वह नष्ट हो जाए तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी दिक्कत होगी। मान लो टमाटर पैदा ही नहीं हो रहे, दिक्कत हुई कि नहीं? वैसे महासागर में भी पादप प्लवक को कोई और खाता है, फिर उसको कोई और खाता है, फिर उसको कोई और खाता है। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए समुद्र एक भंडार गृह की तरह कार्य करता है। मैंने बता दिया, इसको भी बता दिया, इसको भी बता दिया, इसको भी बता दिया। जिसको पढ़ना हो वह पॉज करके इसको पढ़ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 2011 का पहला क्वेश्चन, पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री अपवेलिंग उत्प्रवाह
क्षेत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नांकित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। ये कैसे समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं? पहले तो आपको समुद्री अपवेलिंग पता होनी चाहिए। क्या यह अपघटक सूक्ष्मजीवियों को सतह पर लाकर रख देते हैं? क्या यह पोषकों को सतह पर लाकर रख देते हैं? क्या यह अधस्थली जीवों को सतह पर लाकर रख देते हैं? तीनों सतह पर ही लाया जा रहा है। तो इसका आंसर केवल 2 है, ये पोषकों को सतह पर ला देते हैं। सिंपल आप समझो, खेत में जब आप एक फसल उगा लेते हैं, जो गाँव के लोग हैं वह बेहतर समझेंगे, फिर उसकी जुताई की जाती है। जुताई मतलब उसकी मिट्टी को पलटा जाता है ऊपर से नीचे। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली जो परत है वह नीचे चली जाए, नीचे की पोषण वाली परत है वह ऊपर आ जाए, उसके पोषण यानी पोषक तत्व जो है वह ऊपर आ जाए। सेम यहाँ अपवेलिंग है। चलो पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको शायद पता ना हो तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। समुद्री उत्प्रवाह के क्षेत्र पारितंत्रीय उत्पादकता के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। समुद्री उत्प्रवाह सागरीय तल से पोषक तत्वों को सागरीय सतह पर लाता है। पादप प्लवकों के उत्पादन हेतु महत्वपूर्ण आहार होता है। इस संदर्भ में अपघटक सूक्ष्म जीवों तथा अधस्थली जीवों की कोई भूमिका नहीं होती, जो कि उसमें पहले और तीसरे में दिया था। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं। अब आप इसको पढ़ के बताइए ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन की नहीं। सेम कॉपी पेस्ट। देखिए दूसरा क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है। सेम कॉपी पेस्ट है कि नहीं? पृथ्वी के कार्बन चक्र कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती है। अभी मैं इसका आपको प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूँ। ये देखो 2014 में आया। कार्बन चक्र कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान है, ज्वालामुखी क्रिया, श्वसन, प्रकाश से सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट। ऑप्शन भी सेम, ज्वालामुखी क्रिया, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैव पदार्थ का क्षय। बस यहाँ ऑप्शन नीचे है, वहां ऑप्शन ऊपर दे दिए गए हैं। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रिया। आपको पता है प्रकाश संश्लेषण कट कर दो, 2 3 4 सी ऑप्शन, वहां भी सी ऑप्शन सही था, यहाँ भी सी ही ऑप्शन सही, मतलब ऑप्शन भी बदले नहीं है। देखो 1 4 2 3 1 2 3 4 1 4 2 3, यहाँ देखो 1 2 3, यहाँ भी सी ऑप्शन सही था, 1 2 4 वहां भी। बस ये 1 की जगह 2 कर दिया, 2 की जगह 3 कर दिया, बाकी सेम क्वेश्चन। अब बताओ आप रिपीट होते हैं कि नहीं? 2011 में आया था, 2014 में रिपीट कर दिया। सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? अगर आप ये पीवाईक्यू लगा कर जाते तो आपको एक क्वेश्चन फ्री में मिल जाता, और एक क्वेश्चन की वैल्यू यूपीएससी में आप जानते हैं कितनी होती है। ठीक है, तो फिर वही ज्वालामुखी क्रिया, जंगलों की आग, जीवाश्म ईंधनों का जलाया जाना, जैव पदार्थों का अपघटन, श्वसन, चाहे वो फाइटोप्लैंक्टन सागरी वाले हों, चाहे वनस्पति हो, चाहे जीव हो, कार्बन चक्र में कार्बन की कमी करने वाले घटक, स्थलीय सागरी वन, और हिमखंडों का सृजन। हिमखंडों का सृजन भी है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ फंसाएगा आपकी बार अगर क्वेश्चन दिया तो, क्योंकि आपको लगेगा हिमखंडों का सृजन से क्या ही फर्क पड़ेगा। हिमखंडों के सृजन से भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, बाकी मैपिंग की सीरीज और टॉपर्स आंसर राइटिंग जो मेंस की होती है ना, वो करा रहा हूँ। कैसे टॉपर लिखते हैं आप भी देख सकते हैं उसको, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वो आपके लिए, हिंदी माध्यम के लिए। ठीक है, बाकी आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।